Hi everyone, this is Vikash Kumar and Welcome to the Law Putra YouTube channel, and today we are going to discuss about doctrine of estoppel enshrined under section 115 to 117 of Indian Evidence Act 1872। लीजिए कि राहुल नाम का कोई व्यक्ति है और वह लेमंड गारमेंट्स नाम की किसी कंपनी में एम्प्लॉय के तौर पर काम करता है। अब वह आदमी किसी केस में फंसकर कोर्ट के सामने यह स्टेटमेंट देता है और डिनाई करता है कि वह उस कंपनी का यानी कि लेमंड गारमेंट्स का एम्प्लॉय नहीं है और वह वहाँ पर काम नहीं करता है। इसके बाद वह कभी भी उस कंपनी से किसी भी प्रकार का सैलरी या इमोल्यूमेंट्स के लिए क्लेम नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल को अप्लाई किया गया है। so doctrine of estoppel is a provision that prohibits a person from giving false evidence by preventing them from making contradicting statements in a court of law. Doctrine of estoppel holds a person responsible and accountable for making false representation either by his words or out of his conduct. तो चलिए देखते हैं कि सेक्शन 115 में क्या कहा गया है। So it says that when one person has by his declaration, act or omission intentionally caused or permitted another person to believe a thing to be true and act upon such belief, neither he nor his representative should be allowed in any suit or proceeding between himself and such person or his representative to deny the truth of that thing. And the objective of this doctrine of estoppel is to avoid the commission of fraud from one person to the another person. Now we will discuss about the types of estoppel, and the first one is estoppel by judgment. So if the court has given judgment, the parties, their representatives etc. all are bound by that decision. यानी कि जब कोई कोर्ट किसी केस में अपने डिसीजन दे दे तो जितनी भी पार्टीज जो इन्वॉल्व थे उस केस में सब उस डिसीजन से बाउंड हो जाती हैं। यह इसलिए ऐसा किया जाता है ताकि वही पार्टीज फिर से उसी केस को लेकर दोबारा कोर्ट में न जाए। And the second one is the estoppel by deed. So it is the concept where two parties enter into an agreement by way of a deed as to certain facts. यानी कि estoppel of deed तब लगाया जा सकता है जब दो पार्टीज ने आपस में एग्रीमेंट किया हो। इसका मतलब बाद में दोनों पार्टी में से कोई भी एक जो उस एग्रीमेंट में मेंशन किए गए फैक्ट्स है उस पर डिनाई नहीं कर सकता है। And the third kind of estoppel is the estoppel by pass or estoppel by conduct. The estoppel by conduct means when a person through agreement, misrepresentation or negligence makes another person believe to certain facts upon which the other person had taken some action causing a change in their current position. इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी पर्सन ने दूसरे पर्सन को किसी फैक्ट को लेकर उस पर उसे बिलीव करवाया हो और दूसरे पर्सन ने उस फैक्ट को सही मानते हुए उस पर अब कोई काम करे उसके, तो बाद में जो पहला पर्सन है उस फैक्ट से डिनाई नहीं कर सकता। एंड द अनदर वन इज़ द estoppel ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन। जैसे कि हम बेनामी ट्रांजैक्शंस में देखते हैं कि कोई पर्सन किसी थर्ड पर्सन के नाम पर प्रॉपर्टी खरीद कर ये शो कर देता है कि उसने मुझे पैसे दिए हैं और वो प्रॉपर्टी उसके नाम कर देता है। अगर अब वो थर्ड पार्टी उस प्रॉपर्टी को किसी और पर्सन को बेच देता है तो फिर हम ये क्लेम नहीं कर सकते, यानी कि जो पहला पर्सन है वो क्लेम नहीं कर सकता है कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर उसका टाइटल था। तो यहाँ पर estoppel ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन लग जाएगा। So now let us see what are the conditions for application of a doctrine of estoppel. And the first one is that the representation must be made by the person to another person. यानी कि representation का एक person से दूसरे person को होना जरूरी है। And the second point is about the facts and not as to the law. यानी कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो सिर्फ फैक्ट्स का होना चाहिए। अगर किसी लॉ को गलत तरीके से पेश किया गया है तो वहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल को अप्लाई नहीं किया जा सकता है।
और जो थर्ड कंडीशन है हमारा, द रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी मेड एज टू एन एग्जिस्टिंग फैक्ट, यानी कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो सिर्फ किसी प्रेजेंट फैक्ट या एक्ट के लिए होना चाहिए, किसी फ्यूचर एक्ट के लिए हम डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे किसी विल में फ्यूचर एक्ट के लिए कहा गया है और उसको नहीं किया जाता है, विल में चेंज कर दिया जाता है, तो वहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल नहीं लगाया जा सकता है। फोर्थ कंडीशन है हमारा, द रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी मेड इन विच अ मैनर विच मेक्स द अदर पर्सन बिलीव दैट इट इज़ ट्रू, यानी कि दूसरे पर्सन को उस रिप्रेजेंटेशन पर बिलीव हो जाना चाहिए कि वो सही रिप्रेजेंटेशन है। And the fifth one is that the person to whom the representation being made must act upon that belief, और उस बिलीफ पर दूसरे पर्सन को एक्ट करना ज़रूरी है डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल को अप्लाई करने के लिए। एंड द लास्ट वन इज़ दैट द पर्सन टू whom the representation would be made should suffer a loss by such representation, और उस रिप्रेजेंटेशन के कारण दूसरे पर्सन को लॉस भी होना चाहिए, तभी हम डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि 116 में क्या कहा गया है। इट इज़ रिलेटेड टू estoppel ऑफ टेनेंट एंड ऑफ licensee ऑफ person in possession. It says that no tenant of immovable property or person claiming through such tenant shall, during the continuance of the tenants, be permitted to deny that the landlord of such tenant had, at the beginning of the tenancy, a title to such immovable property by the license of the person in possession thereof, shall be permitted to deny that such person had a title to such possession at the time when such license was given. इसका मतलब ये हुआ कि जो टेनेंट है, जो किराएदार है, वो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर ये क्लेम नहीं कर सकता है कि जो लैंड ऑनर है उसका उस इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कभी से टाइटल ही नहीं था, कभी जब से वो किराए से रह रहा है वो उस पर उसका मालिक का जो मालिकाना हक ही नहीं था उस ज़मीन पर। तो यहाँ पर सेक्शन 116 की डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल से हम लैंडलॉर्ड को बचा सकते हैं ताकि किराएदार अपने बात पर पलट न जाए। अब सेक्शन 117 देखते हैं। इट इज़ रिलेटेड टू estoppel ऑफ एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बेली और लाइसेंसी। It says that no acceptor of a bill of exchange shall be permitted to deny that the drawer had authority to draw such bill or to endorse it, nor shall any bailee or licensee be permitted to deny that his bailer or licensor or had at the time when the bailment or license commenced authority to make such bailment or grant of such license. इसका मतलब ये हुआ कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज का जो एक्सेप्टर है वो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे यह क्लेम नहीं कर सकता है कि जो उस बिल ऑफ एक्सचेंज का ड्रॉवर था वो अथॉरिटी ही नहीं था उसे उस बिल को इंडोर्स करवाने का, या फिर शुरुआत से ही उस पर्सन का यानी कि उस एक्सेप्टर का ये बिल ऑफ एक्सचेंज ग्रांट करने का पावर ही नहीं था या फिर अथॉरिटी ही नहीं था। तो सेक्शन 117 इज़ फॉर द estoppel ऑफ एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बेली और लाइसेंसी। Now we will discuss about the exceptions to the doctrine of estoppel, यानी कि doctrine of estoppel को कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं किया जा सकता है। So the first one is where the both parties have the knowledge of the truthfulness, यानी कि दोनों पार्टीज को पता हो कि क्या मिसरिप्रेजेंट किया गया था, तो वहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल को नहीं लगाया जा सकता है। दूसरा आ जाता है द डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल कैन नॉट बी अप्लाइड अगेंस्ट स्टैट्यूट्स, यानी कि लॉज के अगेंस्ट या फिर कॉन्ट्रडिक्टिंग कोई भी मैटर आ रहा हो तो वहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल को अप्लाई नहीं किया जा सकता है। तीसरा आ जाता है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ जहाँ पर हो वहाँ पर भी डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल को अप्लाई नहीं किया जा सकता है। चौथा है किसी भी सॉवरेन बॉडी या फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल को अप्लाई नहीं किया जा सकता है, या फिर किसी भी डिसीजन या ऑर्डर के अगेंस्ट में भी डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल को नहीं लगाया जा सकता है। दैट्स ऑल अबाउट डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल। थैंक यू।